नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत से की भेंट। कई समसामयिक विषयों पर की चर्चा। देहरादून में 3 नवंबर को होगा प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम। सर्वे स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक पहुंची बीजेपी मुख्यालय। कार्यकर्ताओं ने मंत्री का किया स्वागत। मंत्री ने की धामी सरकार के कार्यों की तारीफ। ऋषिकेश में शताब्दी समारोह को लेकर तैयारी शुरू। 9 नवंबर से आयोजित होगा 2 दिवसीय समारोह। महापौर अनीता ममगाई ने कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ की बैठक। और सितारगंज में एसडीएम तुषार सैनी ने पीडब्ल्यूडी के साथ की बैठक। साफ सफाई को लेकर दिए सख्त दिशा निर्देश। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट में चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जॉलीग्रांट, जहां स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और प्रोफेसर और बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपने हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सम्मानित डॉक्टर विनोद पॉल जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस, डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स, इस मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के छात्र छात्रा, आप सबका गुरुदेव स्वामी राम जी की इस नगरी में हार्दिक अभिनंदन। जहां जहां गुरुदेव ने अपने प्रकल्प शुरू किए, विदेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, एक थीम, एक वाक्य, एक सूत्र, एक प्राण जिनकी वजह से संस्थान चल रहे हैं, वो सूत्र योगः कर्मसु कौशलम। अपना काम कुशलतापूर्वक करें, यही योग है। और हम सब यहां पे कर्मयोगी बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि किसी और चीजों में पढ़ना चाहिए। अगर हम अपना काम कुशलतापूर्वक करते हैं तो बहुत बड़ी एक सेवा इस राष्ट्र की होगी। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम मेडिकल प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, नर्सिंग के हों, पैरामेडिक्स के हों। उनके ऊपर हम कुशलता से उनको पढ़ा सकें, उनको सिखा सकें। ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके हम लोग अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी विषय पे ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आयोजित की है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। इसी जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आज हम लोगों ने अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी शुभारंभ किया है। क्योंकि अगर हम अपना काम जहां पर जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो जिस क्षेत्र में है, अगर हम अपना काम कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, मैं समझता हूं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तमाम जगह के पूर्ण विश्वविद्यालय के, हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के, मेडिकल कॉलेजों के जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ इनको भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। स्वामी राम जी एक महान मानवतावादी, दार्शनिक, शिक्षक एवं श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका कौशल प्रदान करके इस पहाड़ी राज्य में अवसरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। और वास्तव में ये नाम ही अपने आप में पूरे हमारे उत्तराखंड की
जो पहचान है या हिमालयन राज्यों की जो बात है उसको भी सामने रखता है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग की जब बैठक हुई तो उस बैठक में मैंने हिमालयन राज्यों की बात करी थी वहाँ पर कि होता क्या है कि इस जैसे राज्य है हमारा, तो पूरे राज्य की जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000, लेकिन पूरे साल भर हमें 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से करनी पड़ती है। कम से कम 6 करोड़ लोग पूरे साल भर देश भर से आवागमन यहाँ करते हैं। तो डॉक्टर पॉल साहब हमको जो है जो आपकी तरफ से जो हमारा शहर है वो 1,25,00,000 का नहीं है, बल्कि हमारा जो है 7 करोड़ से ऊपर का है। तो उस पर मैं हमेशा से बात करता रहा अभी, क्योंकि आप सामने दिखे और हिमालय इंस्टीट्यूट के नाम से मुझे ये सब याद आ गया था और मैंने वहां भी रखी थी ये बात, आपको शायद ध्यान होगा, जहां स्वामी राम जी का दृढ़ मत था कि मानव शरीर भगवान का मंदिर है और अपने साथी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा करना ही ये प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। उनकी प्रेरणा से आज संस्था उत्तराखंड व देश में पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं और आगे भी करते रहेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। वैसे तो अस्पताल में आना किसी को अच्छा नहीं लगता, बड़ा खराब होता है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अस्पताल में कई महीनों रहकर एक बार अपनी छोटी बहन का मैंने इलाज करवाया, अंततः उसका देहांत हो गया बाद में। फिर करीब 4-4.5 महीने में अपने पिताजी के साथ में रहा अस्पताल में। तो मैंने तब देखा कि जो पेशेंट होता है वो तो लेता ही होता है, लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं जिनको तीमारदार बोलते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब होती है, मानसिक स्थिति भी बड़ी खराब होती है। और छोटी छोटी बातों में अगर डॉक्टर ने थोड़ा सा बता दिया कि आज उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई, तो वो पेशेंट को तो वो अपनी स्थिति में होता है, लेकिन जो साथ में होता है वो भी पेशेंट से जुड़ जाता है। पता नहीं आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा, उसको थोड़ा सा भी दर्द होगा तो ऐसा लगेगा कि खुद को दर्द हो रहा है। तो ये मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि अस्पताल आने का किसी को मतलब किसी को भी भगवान जो है अस्पताल न दे, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिसर में आकर आपको आपने बुलाया, उसे हम बीच में कुछ लोगों को देखने भी आ गए थे, बीच में आप थे। तो यहां पर आकर अत्यंत ही हर्ष का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। इस परिसर के अंदर हरियाली है, साफ सफाई है, अच्छा एक यहाँ का परिवेश है, उसको देखकर हमेशा लगता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप इस चलिए अब खबर जॉली ग्रांट से है, जहां पर नवनिर्मित अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने किया 13वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन का शुभारंभ। नवनिर्मित अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा की प्रयाग स्थली, सीएम ने कहा। और कुलाधिपति डॉक्टर मोहन स्वामी, कुलपति डॉक्टर विजय दसमाना और प्रतिकुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान ने किया अतिथियों को सम्मानित। SRHU में आयोजित कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से करीब 300 से ज्यादा चिकित्सक यहां शामिल हुए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सीएम धामी और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने 13वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन का शुभारंभ किया। नवनिर्मित अत्याधुनिक लैब का किया उद्घाटन। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा की प्रयाग स्थली, सीएम धामी ने कहा। हेल्थ प्रोफेशनल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके ज्ञान का कैसे
बढ़ाया जाए, उनकी स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस विषय पर हमारे मेडिकल कॉलेज में, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस अवसर पर आज सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने इसके उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया और उसके साथ ही आज हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी एक बहुत अच्छी स्किल लैब हम लोगों ने बनाई है, जिसमें जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उसमें चाहे MBBS डॉक्टर हों, MD MS डॉक्टर हों, DM MCH करने वाले हों, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल डॉक्टर हों, उन लोगों को उनकी स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी स्किल लैब यहाँ बनाई है। उसका भी आज उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल इस यूनिवर्सिटी से निकलें, इस मेडिकल कॉलेज से निकलें, वो पूरी तरह से उनकी हर तरह से हर स्किल में वो उनको आए और जब वो मरीज के ऊपर अपना जो ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप से जब लागू करें तो उस पर जो मरीज है उसको कोई दिक्कत ना हो, इन लोगों की स्किल अच्छी हो। इस प्रयास से हम लोगों ने स्किल सेंटर का यहाँ आज उद्घाटन किया और ये वर्कशॉप जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आज जो अखिल भारतीय स्तर के एक्सपर्ट हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं, उसमें मेडिकल फील्ड से भी हैं, नर्सिंग फील्ड से भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल करके अपने हेल्थ प्रोफेशनल की उनकी स्किल को बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर हमारा 2 दिवसीय अधिवेशन आज शुरू हुआ है और इससे मैं समझता हूं बहुत से जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो लाभान्वित होंगे। कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में 3 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर को राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का मार्गदर्शन और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम में किसानों से सीधे संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना और नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कार्यशाला से प्रदेश भर के किसानों को आवश्यक लाभ मिलेगा। नौटियाल राजभवन में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 3 नवंबर को देहरादून के हाथी बड़कला सर्वे स्टेडियम में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी की सराहना भी की और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो राजभवन में राज्यपाल सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 3 नवंबर को देहरादून के हाथी बड़कला सर्वे स्टेडियम में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी की सराहना भी की और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अमित नौटियाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, लेफ्टिनेंट गुरमीत से मंत्री जोशी जी मिले, किस तरह से कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही और क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर?
मोनिका, अगर बात की जाए तो कल 3 नवंबर को यहाँ पर राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग प्रदेश के 3000 से अधिक किसान यहाँ पर शामिल होंगे, जो किसानों को अत्याधुनिक तरीके से जो कृषि खेती जा रही है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गुजरात के जो राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह कौर, इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 3000 से अधिक यहाँ पर किसान आएंगे। तो जो कार्यशाला में उनको जो जैविक कृषि उसके गुण दिए जाएंगे, किस तरह से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ उन्होंने आज राज्यपाल से भेंट की और उन्हें जो कार्यक्रम है उसमें आमंत्रित के लिए कहा है। हालांकि गणेश जोशी इससे पहले 10 दिवसीय दौरे पर जर्मनी पे गए थे, वहां भी जो गुड़ सीखे थे उनको भी यहाँ पर किसानों को सिखाएंगे। इसके साथ जो 4 तारीख को भी इसी तरह का कार्यक्रम होगा, तो इसमें कृषि योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि आज जो राज्यपाल से भेंट करी है मंत्री गणेश जोशी ने, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर कार्यशाला किया जा रहा है इसको लेकर विशेष तरीके से यहाँ पर चर्चा हुई है। हालांकि राज्यपाल ने भी कहा है कि जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इससे जो किसानों की आय है उसको बढ़ाने के लिए काफी सराहना की। तो मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जो राज्य किसानों को जो कभी जो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती थी, उनको अब सीधा जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। हालांकि जो किसानों के सुझाव भी मिलेंगे तो उन किसानों पर भी अमल किया जाएगा और उन पर कार्य योजना बनाई जाएगी। जी मोनिका। बिल्कुल। और 3 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंत्री जोशी ने राज्यपाल को निमंत्रण भी दिया है। खासतौर पर देखा ही जा रहा है अमित के काफी बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समाज के किस वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा, किस तरीके से, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम? बिल्कुल मोनिका, अगर बता दें तो जो किसानों की जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसमें विशेष तौर से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें जो किसानों को जो आधुनिक कृषि पर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो हालांकि कृषि मंत्री गणेश जोशी जो 10 दिवसीय दौरे पर जर्मनी यूरोपीय देश पे गए थे, वहां से जो तकनीकी गुण सीखे तो उसको लेकर यहाँ पर सीधा किसानों से संवाद करेंगे और उनको उन गुणों को सिखाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नगर निगम द्वारा ऋषिकेश निकाय के शताब्दी समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तीर्थ नगरी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ऋषिकेश नगर निकाय की 100वीं वर्षगांठ पर 9 नवंबर से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शताब्दी समारोह को लेकर महापौर अनिता ममगाई ने नगर क्षेत्र के कई स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक की। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तृत मंत्रणा के साथ कार्यक्रम को यादगार आयोजन बनाने के लिए चर्चा की गई। वहीं महापौर अनिता ममगाई ने कहा कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। इस महोत्सव में उनकी भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए नगर निगम प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। शताब्दी समारोह का बड़ा आकर्षण रंगारंग कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें उदीयमान कलाकार गढ़ संस्कृति के साथ भोजपुरी और पंजाबी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम के जरिए समारोह में 4 चांद लगाएंगे। महोत्सव में खेलकूद की कई प्रतियोगिताओं को इनके साथ ही अब अन्य प्रतियोगियों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके विजेताओं को निगम सम्मानित करेगा। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने पीडब्ल्यूडी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में शहर की साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए और डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए साफ सफाई के नगर पालिका अधिकारी को सख्त हिदायत दी। साथ ही आपको बताते चलें कि सितारगंज में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई दुरुस्त न होने के कारण एसडीएम ने सितारगंज नगर पालिका के अधिकारियों को फटकार लगाई थी और साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य ने बताया कि डेंगू का बचाव, साफ सफाई और घरों में गंदगी न रखें। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा जहां डेंगू की समस्या है वहां फॉगिंग की जा रही है। जिन लोगों को मच्छरदानी की आवश्यकता है उन्हें मच्छरदानी भी दी जा रही है। डेंगू की तो मेन स्वच्छता ही है, तो साफ सफाई का हम सुबह और शाम 2 पारियों में सफाई
करवा रहे हैं प्रत्येक वार्ड में, और फॉगिंग नियमित रूप से की जा रही है। और जहाँ पे भी डेंगू के ज्यादा मरीज है तो वहाँ स्प्रेइंग ज्यादा मात्रा में हो रही है। और मच्छरदानी जो है हमारे पास, तो वे वितरित करने की भी इसमें हम कर रहे हैं वितरित। आज भी नगर पालिका योग के साथ जो है और नगर पालिका की टीम के साथ बैठक हुई है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहर की साफ सफाई है उस पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाए। और इसके साथ साथ ही जो माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि सभी जो अधिकारी हैं क्षेत्र के इससे संबंधित वो सभी लोग फील्ड में इसका जायजा लेंगे। तो इसी क्रम में ये नगर पालिका को बताया गया है कि अपनी टीम के साथ और हमें अवगत कराते हुए इसमें साफ सफाई में एक अभियान चलाएं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक का बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात में केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी से पीएम मोदी के विजन और संकल्पों के अनुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के कार्यों में लगातार जुटे रहने की आह्वान भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि दिव्यांगजनों के परिजनों को पेंशन देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं की प्रगति को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक ली गई और वो इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार के कामों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि समाज के कल्याण के लिए जिस भी तरीके की मदद राज्य को जरूरी होगी उसे केंद्र सरकार अवश्य उपलब्ध कराएगी। मुझे 2 दिन हुए उत्तराखंड का देवभूमि का आने का अवसर मिला है। मैं देवभूमि को आप सबको नमन करती हूँ। तरुण विजय जी ने एक वीरंगना जीजाभाई जो महिला लोगों को, हमारा माताओं को, बहनों को सम्मानित करने का जो नंदा देवी पीठ समिति है उसी से किया है। तो उसमें कल हम 2 जो सैनिक थे उसका माताओं को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है मुझे कल। और बहुत सारे गांव में अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा समाज को आगे ले जाने के लिए, महिला को आगे ले जाने के लिए जो काम करते हैं उसको भी सम्मानित किया है। उत्तराखंड सरकार ने शासन के द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारा चंदन राम जी की देखरेख में जो अच्छा काम मेरे को अलग से लगा हटके, ऐसा है जो डिजेबल बच्चा है, हमारा दिव्यांग बच्चे है, उसको माता पिता को भी महीने में 700 रुपया देने का काम ऐसे एक ओनली वन एक सरकार वो उत्तराखंड सरकार ने किया है। कानपुर वरिष्ठ बीजेपी नेता चौधरी रविंदर सिंह पनियाला ने गन्ने के भाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिसका लाभ सीधा किसानों को मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने गन्ने के दाम में 15 बढ़ाए हैं और उत्तराखंड में गन्ने का रेट दूसरे राज्य से ज्यादा है। चीनी मिलों का और सरकार का कभी भी आपस में तालमेल ऐसा रहता कि कभी किसान के हित की बात सरकार नहीं करती, लेकिन ये सरमाएदार लोग ये कहीं ना कहीं किसान को भ्रमित करते हुए जो रेट सरकारें घोषित करती है उन्हें भी पूरा ना देकर कहीं ना कहीं कोर्ट के शरण में चले जाते हैं। मसूरी स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इंटर स्कूल 9वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता में कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बालक बालिका वर्ग की ओवरऑल ट्रॉफी ओक ग्रोव स्कूल ने जीती और जबकि मसूरी पब्लिक स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। वहीं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि खेल का अर्थ अनुशासन के साथ स्वस्थ शरीर होता है। जिन्होंने अनुशासन का पालन किया वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग करते हैं। वहीं ओक ग्रोव स्कूल के प्रधानाचार्य अभिषेक केसरवानी ने कहा कि प्रतियोगिता में 3 स्कूलों ओक ग्रोव, मानव भारती और मसूरी पब्लिक स्कूल ने प्रतिभाग किया, जिसमें करीब 120 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि अगले साल सभी सदस्य स्कूलों के साथ ही आसपास के क्षेत्र के स्कूलों को भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने प्रतियोगिता संपन्न करवाने के लिए सभी सदस्य स्कूलों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। कोविड की वजह से 2 साल हम लोग मसूरी स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की एनुअल एथलेटिक मीट नहीं कंडक्ट करा पाए थे। ये 9वीं एथलेटिक मीट है। इस पूरे एसोसिएशन में हमारे 8 स्कूल्स हैं, लेकिन इस बार केवल 3 ही स्कूल्स पार्टिसिपेट कर पाए। एक मसूरी पब्लिक स्कूल, एक मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल और एक ओक ग्रोव स्कूल। पहले तो मैं आयोजक साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से मसूरी स्पोर्ट्स स्कूल एसोसिएशन का गठन किया है, जिसमें कुछ स्कूलों को अभी मेंबरशिप दी गई है। मैं चाहता हूं कि ये आने वाले समय में ये मसूरी स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ठीक उसी अंदाज में हो जिसमें पहले हुआ करती थी, जिसमें हिंदी स्कूल, इंग्लिश स्कूल, सारे क्लब होके जो है मिसरीज सब इकट्ठे होकर जो है स्पोर्ट्स को जो है परफॉर्म करते थे एथलीट्स। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।